नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट रियल एस्टेट सेक्टर। और रिसेंटली जो आरबीआई ने रेट हाइक्स किए हैं, दो आप देखोगे तो 50 और 40 बेसिस पॉइंट का, तो उसके बाद में ये जो सेक्टर है उसमें क्या फिलहाल में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इसके बारे में ये वीडियो में देखेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने काफी अलग अलग सेक्टर्स के रिलेटेड या अलग अलग बिजनेस के रिलेटेड, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर या केमिकल सेक्टर, इसमें अलग अलग जो स्टॉक्स है लिस्टेड, इसके रिलेटेड काफी डिटेल में मैंने अलग अलग वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की है। तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रियल एस्टेट सेक्टर यदि आप देखोगे तो उसका पहले हमें लास्ट ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स क्या हुआ है, यानी लास्ट डिकेड में क्या हुआ है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो 2008-9 में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, उसके पहले काफी बूम आ गया था। एंड आफ्टर द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस एक मेजर बर्स्ट हो गया, यानी वो जो साइकिल है वो ब्रेक हो गया। और उसके बाद में जो रिवाइवल है वो अब तक भी इतना नहीं हुआ है इन नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डीमोनेटाइजेशन, जो 2016 में हुआ था। ये काफी आप देखोगे तो हिट हो गया था उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को। इसके बाद में रेरा आ गया, इसके अलावा जीएसटी है, आईएलएफएस क्राइसिस हो गया इन 2018-19 एंड देन रिसेंटली कोविड हो गया। तो लास्ट डिकेड वाज फुल ऑफ चैलेंजेस और इसीलिए ये जो सेक्टर है उसमें कभी रिवाइवल नहीं हो पाया। बट यदि आप कोविड के बाद में देखोगे तो देयर हैज बीन अ वेरी वेरी गुड टर्न अराउंड ऑफ दिस सेक्टर। तो उसका मेजर रीजन वाज जो अलग अलग गवर्नमेंट्स थी, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो प्रीमियम्स थे उसमें 50% का डिस्काउंट ऑफर किया था फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, या स्टैम्प ड्यूटी में भी वेवर लाया था। और इसके वजह से कंप्लीट जो सेक्टर है वो टर्न अराउंड हो गया। यदि आप ये चार्ट देखोगे जो मुंबई स्पेसिफिक रीजन का है, एमएमआर रीजन का है, तो उसमें 2013 में जो सेल्स थे वो लगभग 64,242 यूनिट्स इतने थे। ये जो डेटा है वो स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन का एक साइट है, वहां से मैंने कलेक्ट किया है। तो जनरली जो सेल्स थे वो 2017 तक फ्लैट थे, देन वी गॉट सम हाइक या थोड़ा ग्रोथ आया था 2018 में, जो सेल्स थे वो इंक्रीज हो गए लगभग 80,700 यूनिट्स के आसपास। अगेन देयर हैज बीन स्लो डाउन। बट 2021 में यदि आप देखोगे तो लास्ट लगभग 7 to 10 इयर्स का रिकॉर्ड जो है वो सेल्स हुआ है इन दैट पर्टिकुलर ईयर, विच इज 1,11,910 यूनिट्स। एंड यदि आप 2022 में भी देखोगे, ये जो डेटा है 22 का वो जुलाई तक का है, लेटेस्ट डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो लगभग 7 मंथ्स का डेटा है। तो उसमें ही 75,546 यूनिट्स का जो है वो सेल्स हो गया है। तो 2022 कैलेंडर ईयर कंप्लीट होने के लिए लगभग 5 मंथ्स बचे हैं। एंड यदि आप एवरेज देखोगे लास्ट कुछ मंथ्स का, तो 8 to 10,000 सेल्स हो रहा है एवरी मंथ का। तो लगभग यहाँ से और 40 to 50,000 जो सेल्स है वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं टिल एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। यानी जो टोटल सेल्स का नंबर आ सकता है वो लगभग 1,10,000 to 1,20,000 यूनिट्स का हो सकता है, which will be again record and it will be higher compared to last year also, which itself was a record year. तो यहाँ पे काफी एक अच्छा डिमांड क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इनिशियल जो डिसीजन उन्होंने लिए थे। एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम कंज्यूमर्स को ये समझ गया कि खुद का घर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी वजह से ये जो डिमांड है वो आया है। एंड एट द सेम टाइम फिर सप्लाई बिल्ड होने लगा। We'll talk about the supply as we'll progress ahead in this video. But before that, we also need to know कि last decade में क्या हुआ है। तो जो अनब्रांडेड डेवलपर्स थे या जो अनइथिकल डेवलपर्स थे, जो जनरली ज्यादा कैश में डील करते थे या उनका एक अच्छा ब्रांड नहीं था, जो प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते थे, तो ये जो रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके वजह से काफी जो सेक्टर है उसमें कंसोलिडेशन हो गया है, यानी काफी कम प्लेयर्स हो गए हैं। और कोई भी सेक्टर में सपोज कंपटीशन कम हो जाता है, उतना ही बेटर होता है जो प्लेयर्स बच जाते हैं या जो प्लेयर्स सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। वैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर में जो बचे हुए अच्छे प्लेयर्स है, लाइक लोधा है या इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी है या प्रेस्टीज है, दे विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, बिकॉज उनका बैलेंस शीट अच्छा है और उन्होंने काफी एक अच्छा सस्टेन किया है ये ड्यूरिंग बैड साइकिल। तो ये जो सेक्टर है उसका डिमांड रिवाइवल तो शुरू हो गया, बट यहाँ पे दो इश्यूज आ गए। फर्स्ट थिंग इज इन्फ्लेशन, उसके वजह से जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो लास्ट ईयर में काफी बढ़ गई। एंड सेकेंड रिसेंट इशू इज आरबीआई ने जो रेट हाइक्स किए हैं। तो रेट हाइक्स होने के बाद जो ईएमआई जो कस्टमर या जो कंज्यूमर है वो पे करता है उसमें भी इंक्रीज आ जाता है।
एंड डिमांड थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. दैट वाज जनरल एक्सपेक्टेशन. बट मैं जो नंबर्स रिसेंटली ट्रैक कर रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर द मुंबई मार्केट, तो नंबर्स लुक वेरी वेरी स्ट्रांग और यहाँ पे कोई भी स्लो डाउन नहीं दिख रहा है. और ये करंटली साइकिल में जो डेवलपर्स है वो भी इतने एग्रेसिव नहीं है. उन्होंने भी जो रेट हाइक से वो इतना ज्यादा तेजी से नहीं किया है. यदि आप ये पिक्चर में देखोगे तो लोधा ने होम बायर्स को ये अश्योर किया है कि जून 2024 तक लगभग 150 बेसिस पॉइंट तक जो भी रेट इंक्रीज होगा वो लोधा अब्सॉर्ब कर सकता है. यानी उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो कंज्यूमर्स को नहीं होगा. तो ये जो लोधा या मैक्रोटेक डेवलपर्स ने स्टेप लिया है तो वो यही सिग्निफाई करता है कि मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेशन का इशू है दैट मे नॉट बी अ वेरी लॉन्ग टर्म इशू, और उसके बीच में कस्टमर को कुछ कुशनिंग देने के लिए या वो शॉर्ट टर्म का पेन जो है वो एक्चुअल में डेवलपर्स यहाँ पे रेडी है टू एब्सॉर्ब दैट पेन. क्योंकि सपोज जो डेवलपर्स है वो ऑलरेडी रेट हाइक कर चुके हैं बिकॉज उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो गई थी. इसके ऊपर रेट हाइक की वजह से ईएमआई भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड जो है उसमें स्लो डाउन आ सकता था. इसीलिए मुझे लगता है कि दिस इज वेरी वेलकमिंग मूव बाय द रियल एस्टेट डेवलपर्स जिनका फोकस रिसेंटली वॉल्यूम पर है एंड दे आर नॉट वेरी मच फोकस ऑन मेंटेनिंग दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी. ऑलरेडी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं वो काफी अच्छा प्रॉफिट्स मिलता है उनको. यदि आप ओबेरॉय रियल्टी जैसे प्लेयर्स देखोगे तो दे आर हैविंग द 50% प्लस एबिटा मार्जिन. तो मुझे नहीं लगता कि रॉ मटेरियल के प्राइजेस की वजह से उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें बहुत ही कुछ इंपैक्ट आ जाता है. एंड एक्चुअल में रॉ मटेरियल की जो प्राइजेस है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया है. तो यदि आप ये टेबल में देखोगे तो स्टील की जो कॉस्ट है वो लगभग 18% से डिक्लाइन हुई है. जो सीमेंट की कॉस्ट है वो थोड़ी इंक्रीज हुई है लगभग 7%. कॉपर एंड एल्यूमिनियम अगेन इसकी जो कॉस्ट है कंपेयर टू मार्च 2022 क्वार्टर जो था उसके कंपैरिजन में काफी यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है. और इसीलिए ही टोटल कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है कंबाइंड जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो लगभग 2.2% से डिक्लाइन हुआ है फॉर कंस्ट्रक्शन. और यही बेसिकली जो बेनिफिट है दे आर पासिंग ऑन टू द कस्टमर एंड ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अप टू 150 बेसिस पॉइंट का जो आगे रेट हाइक होगा उसके वजह से कंज्यूमर को कोई इशू नहीं आना चाहिए, डिमांड स्लो डाउन नहीं होना चाहिए. इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो डिमांड अभी फिलहाल में क्रिएट हुआ है इट शुड सस्टेन. एटलीस्ट नंबर्स तो वही दिखा रहे हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वन शुड ट्रैक व्हाइल स्टडीइंग द रियल एस्टेट सेक्टर की इन्वेंटरी कितना है या कितने मंथ्स का इन्वेंटरी है. तो यदि आप ये चार्ट्स देखोगे तो जो इन्वेंटरी है वो मोस्ट ऑफ द मार्केट्स में अलग अलग मैक्रो मार्केट्स में काफी एक रिडक्शन हुआ है उसमें कंपेयर टू 2018-19 नंबर्स. एंड आई थिंक राइट नाउ वी आर एट द वेरी वेरी गुड पीरियड. डेफिनेटली यहाँ पर काफी जो डेवलपर्स है उन्होंने नए नए लॉन्चेस करना शुरू किया है. प्रेस्टीज जैसा जो डेवलपर है वो फर्स्ट टाइम मुंबई में आया है एंड दे आल्सो गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स. तो यहाँ पे सप्लाई साइड भी उतना ही स्ट्रेंथन होगा. बट जिसके पास ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज या जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है दे आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. और सपोज ऐसे डेवलपर्स ने कुछ प्राइस इंक्रीज किया होगा इवन मे बी 5 to 6%, दैट एडिशनल बेनिफिट दे कैन पास ऑन टू कस्टमर्स. ऐसे जो अलग अलग स्कीम्स है टू एब्सॉर्ब द इंटरेस्ट रेट हाइक ताकि जो वॉल्यूम्स है वो मेंटेन रहे. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ट्रैक द रियल एस्टेट सेक्टर इज वो जो डेवलपर है वो जनरली कौन से रीजन में है. क्योंकि ये जो सेक्टर है इट इज वेरी मैक्रो मार्केट बेस्ड सेक्टर या रीजनल सेक्टर हो जाता है. इसका मतलब यह है कि मुंबई का कोई एक अच्छा डेवलपर है वो मे बी दिल्ली में जाके उतना अच्छा काम नहीं कर पाए या सिमिलरली कोई अलग मार्केट्स में जाके उतना आप देखोगे तो उसका उतना ब्रांड पावर नहीं फॉर विच ही मे नॉट एबल टू एंजॉय सच हाई मार्जिन्स इन हिज लोकल मार्केट या रीजनल मार्केट. इसीलिए वी हैव टू ट्रैक इट ऑन दैट पर्टिकुलर रीजनल मार्केट. कौन अच्छा डेवलपर है, किसके पास अच्छा प्राइसिंग पावर है. फॉर एग्जाम्पल ओबेरॉय रियल्टी. तो ओबेरॉय रियल्टी के यदि आप EBITDA मार्जिन देखोगे हिस्टोरिकली सो EBITDA मार्जिन ऑलवेज हैव बीन मोर देन 40% क्योंकि उनका जो मेन फोकस है वो मुंबई रियल एस्टेट मार्केट ही है एंड उनके पास काफी हिस्टोरिकल लैंड्स थी एंड उनका जो कंस्ट्रक्शन है इट्स अ वेरी प्रीमियम कंस्ट्रक्शन फॉर विच दे आर ऑल्सो एबल टू कलेक्ट जो पर स्क्वायर फीट का रेट है इट कैन बी अप टू 1 to 1.2 lakhs. यानी बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टीज वो डेवलप करते हैं एंड इसीलिए उनके जो मार्जिन है उसमें हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि मार्जिन काफी ज्यादा है ऑलमोस्ट अबव 40% के ऊपर उनके EBITDA मार्जिन से. नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट कि प्री सेल्स के नंबर्स क्या है एंड क्या क्या कलेक्शंस हुए हैं. तो मैं आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो थोड़े शॉर्ट में बता देता हूं. तो प्री सेल्स इसका मतलब एक्चुअल बुक्स में रिकॉग्नाइज करने के पहले जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और उसका जो आपको एक सेल्स उसके सामने आप करते हो दैट इज कॉल्ड एज प्री सेल्स. इसके बाद में कलेक्शन होता है यानी एक सपोज 100 करोड़ का आपने टोटल कुछ
से 100 यूनिट्स का सेल किया है, तो बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ समय लगता है, दैट विल डिस्कस अगेन। बट उसके सामने कलेक्शंस कितना है, 100 करोड़ का सेल्स किया, इसका मतलब आप पूरे 100 करोड़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, या वो एक्चुअल में सेल्स नहीं है, कितना कैश कलेक्शन हुआ है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कलेक्शंस। और उसके बाद में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन शुरुआत होता है तो फर्स्ट स्लैब इज जनरली 25%, तो 25% कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन होने के बाद उसके लिए कितना कॉस्ट आपका गया और उसके सामने आपने सेल्स कितने रिकॉग्नाइज किए हैं, इसका बेसिकली डिफरेंस करके वो प्रॉफिटेबिलिटी या पीएनएल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। तो ये 3 अलग चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज सेल्स या प्री सेल्स, उसके बाद में कलेक्शंस कितना है, एंड बाद में पीएनएल स्टेटमेंट में एज अ रेवेन्यू आप कितना रिकॉग्नाइज करते हो डिपेंडिंग ऑन आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कितना होता है। तो ये यदि आप नंबर्स देखोगे तो ये सारे प्री सेल्स के नंबर्स है। तो सनटेक ने लगभग 333 करोड़ के प्री सेल्स किए थे Q1 23 में। मैक्रोटेक डेवलपर्स का हाईएस्ट क्वार्टर था Q1, यदि आप कंसीडर करोगे तो उन्होंने 2814 किए थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डिक्लाइन दिखेगा, बट जनरली फर्स्ट हाफ जो होता है यानी Q1 एंड Q2 जो होते हैं उसमें जो सेल्स है वो थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू जो सेकेंड हाफ यानी Q3 Q4 होता है, बिकॉज इसके जो रीजन है दैट कैन बी मानसून, या इसके अलावा ये क्वार्टर्स में कुछ वेकेशंस भी होते हैं, इसीलिए जनरली H1 जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू H2। यदि आप बाद में अजमेरा देखोगे तो अजमेरा आल्सो पोस्टेड अ फैंटास्टिक प्री सेल्स नंबर ऑफ 400 करोड़, बिकॉज उन्होंने मैनहट्टन करके मुंबई मार्केट में यानी वडाला में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इसके वजह से उनकी जो सेल्स है दैट दे हैव शोन अबाउट 400 करोड़। ओबेरॉय जो एक प्रीमियम डेवलपर है उसने भी लगभग 761 करोड़ के सेल्स किए हैं। अरियन सुपरस्ट्रक्चर जनरली नवी मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट डेवलपर है, तो उन्होंने लगभग 234 करोड़ के उनके सेल्स किए हैं, और जनरली उनका जो फोकस है दे आर इनटू अफोर्डेबल जो मार्केट है उसमें आ जाता है। प्रेस्टीज ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दे स्टार्टेड इनटू मुंबई मार्केट एंड दे गॉट अ वेरी वेरी गुड रिस्पांस, तो उन्होंने 3012 करोड़ के जो सेल्स है दैट दे हैव पोस्टेड। एंड देन शोभा विच अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट कंपनी, बिकॉज उनके पास लैंड बैंक काफी है, तो उन्होंने लगभग 951 करोड़ के सेल्स किए हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर्स है उन्होंने काफी एक अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं, एंड प्रोबेबली Q1 का बेस्ट क्वार्टर उन्होंने पोस्ट किया है। Q4 एंड Q1 को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये थोड़ा सीजनल बिजनेस है। यदि आप कलेक्शंस का डेटा देखोगे तो कलेक्शंस आर आल्सो जनरली वेरी वेरी गुड दिस टाइम। तो सनटेक ने लगभग 285 करोड़ के कलेक्शंस किए हैं, मैक्रोटेक यानी लोधा ने लगभग 2600 करोड़ के कलेक्शंस किए हैं, अजमेरा के लगभग 210 करोड़ के कलेक्शंस है, ओबेरॉय के 557 एंड सो ऑन विद अदर डेवलपर्स। तो मुझे लगता है कि डिमांड साइड वेरी स्ट्रांग है, एंड इसके बाद में रेट हाइक का भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। वी हैव टू कीप ट्रैकिंग कि आगे आरबीआई कितना रेट हाइक्स और लेता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। मुझे लगता है कि सपोज और 100 या 150 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होता है तो उतना रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, बिकॉज ये साइकिल में डेवलपर्स वो रेट हाइक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डायरेक्टली वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं कस्टमर्स को, और इसीलिए जो डिमांड है वो सस्टेन हो रहा है। एंड जो नंबर्स दिख रहे हैं देयर आर वेरी वेरी स्टेबल नंबर्स, कोई भी इंपैक्ट यहाँ पे रेट हाइक का नहीं दिख रहा है। और रियल एस्टेट सेक्टर में एक नया ट्रेंड भी चालू हुआ है विच इज जेडीए यानी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट या जॉइंट वेंचर, या इसके अलावा जो रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि ये काफी असेट लाइट मॉडल हो जाता है। इसमें आपको लैंड खरीदना नहीं है, आपको सिर्फ लैंडलॉर्ड के साथ टाई अप करना है। कुछ अलग अलग तरीके के टाई अप्स हो सकते हैं, आप एक तो जो एरिया है वो शेयर कर सकते हो, एक रेवेन्यू शेयर कर सकते हो, या प्रॉफिट भी जो है वो भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा जो रीडेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें एग्जिस्टिंग जो टेनेंट्स होते हैं उनको आप थोड़ा एरिया जो है वो इंक्रीज करके दे सकते हो। इसके अलावा काफी एक्स्ट्रा इन्वेंटरी भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जनरली जो कॉस्ट होता है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का और प्रीमियम्स का कॉस्ट होता है, लैंड का कॉस्ट यहाँ पे नहीं आता है। एंड लैंड इज जनरली वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से जो आरओई मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर्स का यदि आप देखोगे तो वो काफी कम होता है। बट लोधा जैसे जो डेवलपर्स है दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द आरओई अप टू 20%, और जनरली ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि आगे के उनके जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स होंगे वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो सकते हैं, जिसमें जो लैंड है वो लैंड ओनर के पास होगा, और लोधा जैसे जो डेवलपर्स है दे विल जस्ट टाई अप विद देम, एंड कंस्ट्रक्शन का जो काम होगा वो लोधा करेगा, जो अप्रूवल्स और बाकी जो लैंड होगा वो लैंड ओनर का होगा। एंड ये एग्रीमेंट में दे कैन डू द लैंड ओनर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग या रेवेन्यू शेयरिंग या मे बी एरिया शेयरिंग ऑल्सो, बट इट इज वेरी वेरी गुड मॉडल। तो यहाँ पे आई पर्सनली इज इंटरेस्टेड इनटू अजमेरा रियल्टी, क्योंकि इनका यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो उनके पास काफी एक अच्छा लैंड बैंक अवेलेबल है।
वो आगे जाके उनको मोनेटाइज भी करना है। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू सम JDA यानी जॉइंट डेवलपमेंट जो एग्रीमेंट है उसमें भी वो एंटर कर रहे हैं। एंड रिसेंटली उन्होंने जूहू का एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी किया है। लगभग उसमें उनका जो कॉस्ट है वो 110 करोड़ का होगा और टोटल रेवेन्यू का जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 150 करोड़ का है। तो 40 करोड़ का उनका जो प्रॉफिट है वो लगभग उनको 2 या 3 साल में मिल सकता है, जिसमें लैंड में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा वडाला में उनके पास काफी एक अच्छा लैंड बैंक अवेलेबल है। इसमें से आज उनके पास जो लैंड बैंक अवेलेबल है या जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट फॉर रेसिडेंशियल एंड मोर 3 मिलियन स्क्वायर फीट फॉर द कमर्शियल जो डेवलपमेंट जो आगे जाके वो ज्वाइंट वेंचर करने वाले हैं उनका जब डीमर्जर कंप्लीट हो जाता है। तो काफी एक अच्छा लैंड बैंक अवेलेबल है जहां पे पर स्क्वायर फीट के जो रेट है वो 20 to 25,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। इसके अलावा अजमेरा है वन अनदर लैंड बैंक एट कांजूरमार्ग जो लगभग 66 एकर्स का है। इस पे कुछ लिटिगेशंस है, आई थिंक दे विल गेट क्लियर्ड इन नेक्स्ट अबाउट 1 ईयर। तो यहाँ पे काफी ह्यूज लैंड बैंक है एंड दे हैव टू एक्चुअली मोनेटाइज दिस लैंड बैंक, जिससे काफी अच्छे सेल्स जो है वो हमें आगे जाके दिख सकते हैं। तो आई थिंक इन केस ऑफ अजमेरा वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड आई पर्सनली इन्वेस्टेड इनटू अजमेरा एंड ये मेरा नेक्स्ट 3 to 4 years का व्यू है। मे बी फॉर अ शॉर्ट टर्म मुझे इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे बट आई थिंक दे हैव द गुड पाइपलाइन इन फ्यूचर। इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो। एंड उनके मैनहट्टन के जो प्रोजेक्ट था जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था उसके लिए भी उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बट वी हैव टू कीप अ क्लोज ट्रैक ऑन हाउ एक्चुअली दे एबल टू एग्जीक्यूट। और इसके अलावा RBI रेट इंक्रीज जो है वो कितने बेसिस पॉइंट का और कर सकती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो ये कुछ रिस्क हो सकते हैं बट आई थिंक दे ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड लैंड बैंक एट वेरी गुड लोकेशन जहां पे जो रियलाइजेशन है कांजूरमार्ग में लगभग एटलीस्ट 10,000 to 12,000 रुपीज के है। वडाला में इट इज मोर देन 20,000 रुपीज। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ समय लगेगा अंटिल अनलेस मार्केट एक्चुअली अंडरस्टैंड्स एंड दे एक्चुअली डिलीवर्स। तब तक ये जो बिजनेस है वो जनरली ये वैल्यूएशंस में मिल सकता है बट वंस द मार्केट रिकॉग्नाइजेस इट आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा री रेटिंग आ सकता है। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज विथ यू। यू कैन टेक योर इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो यदि आपको भी जानना है कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से जो स्टॉक्स है उनको होल्ड कर रहा हूँ, क्या मेरा यहाँ पे अलोकेशन है, क्या मैं चेंजेस करता हूँ, मोस्ट ऑफ द मेरा पोर्टफोलियो जो है वो स्मॉल कैप्स में है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी अच्छा होता है। इफ यू आइडेंटिफाई द राइट स्मॉल कैप स्टॉक एट राइट वैल्यूएशन तो जनरली एक अच्छा री रेटिंग मिल सकता है। और ग्रोथ का भी सपोज इसमें ट्रिगर है तो जनरली जो टोटल फाइनल वेल्थ क्रिएशन होता है दैट कैन बी वेरी वेरी ह्यूज। तो यदि आपको भी मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे मॉडल पोर्टफोलियो को रजिस्टर कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने मेरे मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स के साथ काफी अलग अलग स्टॉक्स रिलेटेड डिटेल एनालिसिस भी शेयर किए हैं, जैसे कि सिंजीन के रिलेटेड हो गया, सुवेन फार्मा हो गया, मयूर यूनिक्वार्टर्स है, पिरामल एंटरप्राइजेस है। तो ये सारे एनालिसिस भी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा भी आगे जाके मैं जो वेबिनार्स कंडक्ट करूंगा दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स। तो यदि आपने अब तक मॉडल पोर्टफोलियो को रजिस्टर नहीं किया होगा तो जरूर इसको रजिस्टर कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और जरूर ये जो वीडियो है आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिल जाएगा।